हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पर। दोस्तों, आज मैं आपको जीके जीएस का टॉप प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। खास करके सारे प्रश्न जो मैं आज आपको बताऊंगा उनका डिस्कशन काफ़ी गहराई से कराऊंगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? तो मलिक अंबर का जो संबंध था वो अहमदनगर से था। कहाँ से था? तो अहमदनगर राज्य से था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मलिक अंबर से हम और भी कुछ क्वेश्चन को अगर जाने, तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि मलिक अंबर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो मलिक अंबर को हम लोग दक्षिण भारत का टोडरमल कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का टोडरमल कहते हैं। दक्षिण भारत का टोडरमल पूछेगा किसको कहते हैं? तो मलिक मोहम्मद को कहते हैं, मलिक अंबर को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बीजापुर का संस्थापक पूछेगा कौन था? तो बीजापुर का संस्थापक कौन था बच्चों? यूसुफ अली आदिल शाह। कौन था? यूसुफ अली आदिल शाह था। ठीक। गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? कुली कुतुब शाह। गोलकुंडा का संस्थापक कौन था? तो गोलकुंडा का जो संस्थापक था नाम था कुली कुतुब शाह। क्या नाम था? कुतुब शाह। ये किसका संस्थापक था? गोलकुंडा का संस्थापक था। तो चलिए, इस प्रश्न से इतना जानकारी मिलती है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 11 नंबर का। अगला प्रश्न है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो दादा भाई नौरोजी को हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य में किस वर्ष निर्वाचित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी को हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में 1892 में निर्वाचित किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब जो मैं आपको दादा भाई नौरोजी से प्रश्न बताने वाला हूँ, याद रखिए ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ इस फर्स्ट पेज में मैं आपको बताता हूँ कि दादा भाई नौरोजी को हाउस ऑफ कॉमन्स में कब सदस्य बनाया गया था? तो इसको सदस्य बनाया गया था 1892 में। किस पार्टी से बनाया गया था? अगर क्वेश्चन पूछता कि किस पार्टी से बनाया गया था, पार्टी बता दो, तो आप बताते किस पार्टी से बनाया गया था? तो किस पार्टी से दादा भाई नौरोजी को लिबरल उदार पार्टी। कौन सा पार्टी था? लिबरल उदार पार्टी। ठीक। और दादा भाई नौरोजी से क्या क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना किया। तो पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना भी कहेगा कौन किया था? तो पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना भी दादा भाई नौरोजी ने किया था। और उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया। और यह बात उन्होंने अपने किताब द ब्रिटिश BRITISH अनरूल्ड UNRULED इन इंडिया में बताया था। तो ये किताब का भी नाम याद रखना है, द ब्रिटिश अनरूल्ड इन इंडिया। यह पुस्तक किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। मतलब अंग्रेज भारत को कैसे लूट रहा है। ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिया था? तो भैया धन निष्कासन का सिद्धांत जान लेते हैं। धन निष्कासन का भी सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। फिर डरेन थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेता, कौन दिया था? डरेन थ्योरी बता दो। तो डरेन थ्योरी भी कौन दिया था? तो डरेन थ्योरी भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अच्छा, इसको हम लोग भारत का वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। वृद्ध पुरुष भी कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम और इसके बारे में बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो चलिए हम आगे और भी इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और इसको हम लोग भारत में इकोनॉमिक्स का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स का पिता भारत में हम लोग कहते हैं। कहाँ कहते हैं? भारत में कहते हैं। अच्छा, भारत में इसको कहते हैं, परंतु अगर इकोनॉमिक्स का पिता अगर पूछ लेता कि विश्व में किसको कहा जाता है, विश्व में बता दो, तो विश्व में एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने
कांग्रेस के टोटल 3 बार सदस्य बना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के कितने बार सदस्य बने थे? तो दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के 3 बार सदस्य बने थे। कितने बार? कांग्रेस के 3 बार सदस्य बने थे। चलिए 3 बार सदस्य ये कब कब बने थे तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहली बार जो ये कांग्रेस का सदस्य बना था वो 1886 में बना था, और दूसरी बार जो बना था वो 1893 में बना, 1893 में बना। फिर तीसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष 1906 में बना। कब बना? 1906 में बना। यही तीनों बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना गया था। यही तीनों डेट आपको याद रखना है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इतना सारा बात आपको याद रखना। अच्छा, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस शब्द का भी कहेगा कि प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? तो कांग्रेस शब्द के अंदर यूनियन को हटा करके कांग्रेस शब्द का प्रयोग भी कौन किया था? दादा भाई नेरोजी ने किया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। और ये कांग्रेस का पारसी अध्यक्ष था। कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष भी पूछेगा कौन था? तो प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेरोजी था। कौन था? दादा भाई नेरोजी था। तो यहाँ तक बातें अगर आपको समझ में आ चुकी है तो हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो पंप, जो मैं आपको बताता हूँ याद रखना, पंप, पोन और रत्न, ये तीनों जो है ये तीनों जो है कन्नड़ साहित्य है। क्या है? कन्नड़ साहित्य है में शामिल है। ठीक, लेकिन कंबन जो है, कंबन ये जो है यह कंबन ये तमिल साहित्य है। क्या है? यह तमिल साहित्य है। तो यहाँ देखिए, तो पोप हो गया, रत्न हो गया, रन्न हो गया, पंप हो गया। तो ये तीनों कन्नड़ जो है ये सब कन्नड़ साहित्य से संबंधित है, लेकिन कंबन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कंबन किस में है? यह तमिल साहित्य है। चलिए बात से समझ में आ गई है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी पत्रिका का संपादन कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जो बात मैं आपको जवाहरलाल नेहरू से बता रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक, नेशनल हेराल्ड यहाँ तो लिख लिया है। और कहेगा कौमी आवाज़ के लेखक कौन है? कौमी आवाज़। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तब आपको बता देना मेघनाथ देसाई। क्या बता देना है? मेघनाथ देसाई। चलिए और भी बातें मैं इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पूछ लेता गिल्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, गिल्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इनके भी लेखक कौन है? इनके भी जो लेखक है कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विश्व इतिहास की एक झलक। ठीक, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आगे बताता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो चलिए, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत सारी बातें पूछा जाता है, तो हम लोग इस पेज में यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। ठीक, अगर पूछ लेता ए बंच ऑफ लेटर, यहाँ अच्छा ABUNCH, ए बंच ऑफ लेटर, इनके भी लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है। तो इतना सारा चीज़ आपको जवाहरलाल नेहरू से याद रखना है। तो अगर बात समझ में आ गया है तो हम लोग, अच्छा, इन्होंने कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। कांग्रेस का कौन सा? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में भाग लिया था। ये बात आपको याद रखना है। और इन्होंने
1952 में 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था। किसका किया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन पूछेगा कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है, तो इनका मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और नई दिल्ली में किसका है? तो नई दिल्ली में, और याद रख लेना कि नई दिल्ली में जो है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का भी मुख्यालय है। किसका है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का भी मुख्यालय पूछेगा कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अच्छा, बेंगलुरु में किसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है? तो बेंगलुरु में जो है, हाँ, बेंगलुरु में अगर पूछेगा तो इसरो का, किसका है? इसरो का है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और भारतीय मौसम वैधशाला का मुख्यालय पूछेगा कहाँ है? तो पुणे में। कहाँ है? तो पुणे में किसका है? भारतीय मौसम वैधशाला इनका मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में है। तो ये सब बात आपको याद रखना है। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और मैं बता दूं, रोज क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKIDUNIYA99 पर उपलब्ध हो जाता है। वहाँ से आप ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, वहाँ क्लिक कीजिए और PDF तक जाइए। तो हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कालबेलिया लोक नृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है? तो वह है राजस्थान से है। तो ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, और भी बातें मैं आपको बताता हूँ। पंजाब का कौन सा है? गिद्धा और भांगड़ा। गिद्धा और भांगड़ा कहेगा कहाँ का नृत्य है? तो यह पंजाब का है। ठीक। और गुजरात का कहेगा तो गुजरात में 2 गो नृत्य फेमस है, एक डांडिया और दूसरा गरबा। डांडिया और गरबा कहाँ फेमस है? गुजरात में है। और डांडिया और गरबा कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। अच्छा, छत्तीसगढ़ में पांडवानी। छत्तीसगढ़ में कौन फेमस है? पांडवानी फेमस है। पांडवानी नृत्य। और ये तीजनवाई अगर पूछेगा कि पांडवानी नृत्य का कलाकार, सबसे फेमस कलाकार कौन है, कलाकार बता दो, तो आपको क्या बताना है? तीजनवाई। क्या बताना है? तीजनवाई। तो इतना बात आपको याद रखना है। चलिए, अगर आप लोग अगर चाहते हैं तो फटाफट कमेंट में आप लोग कर डालो, क्या मैं आपको राजस्थान के सारे नृत्य में बता दूं? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फटाफट बताइए। तो चलिए बता ही देता हूँ मैं राजस्थान के सारे नृत्य के बारे में। तो चलिए राजस्थान के सारे नृत्य कौन कौन से नृत्य हैं, उन नृत्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर घूमर क्या बताना है? अच्छा, घूमर क्या बताना है? घूमर बताना है। और कालबेलिया ये तो क्वेश्चन में ही अभी था। अच्छा, कालबेलिया के बारे में याद रख लेना है कि इसको सपेरों का नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कालबेलिया को हम लोग क्या कहते हैं? इसको सपेरों का नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सपेरों का नृत्य पूछेगा किसको कहते हैं? कालबेलिया को कहते हैं। इसको 2011 में यूनेस्को के विश्व सूची में शामिल किया गया था। तो घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, और सुई सिनी भी पूछेगा ये कहाँ का नृत्य है? तो ये भी राजस्थान का है। फिर उसके बाद में कठपुतली
कठपुतली कहेगा कहाँ का नृत्य है, कठपुतली, कठपुतली बता दो कहाँ का नृत्य है। तो बच्चों कठपुतली भी राजस्थान का है। फिर कहेगा कि गारसिया, गारसिया कहाँ का नृत्य है, गारसिया, गारसिया कहाँ का नृत्य है। तो गारसिया हो जाएगा ये भी राजस्थान का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। और मैं आपको कमेंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग फटाफट बताइए कि मुखौटा कहाँ का नृत्य है। आप लोग कमेंट में फटाफट लिख के दिखाइए मुखौटा, मुखौटा, मुखौटा कहाँ का नृत्य है। और मैं क्वेश्चन पूछूं तो सवारी कहाँ का नृत्य है। मुखौटा और सवारी नामक नृत्य के बारे में आप लोग बता दीजिए कमेंट में, दोनों नृत्य कहाँ का है। तब तक हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो पुलित्जर पुरस्कार को देने की शुरुआत जो किया गया था वो कब किया गया था, 1917 में। कब किया गया था, 1917 में किया गया था। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता का क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार। अच्छा, लेकिन पित्जर पुरस्कार बोलता है, यहाँ पुलित्जर है। अब आपसे पूछता पित्जर पुरस्कार बताओ तो मैं समझूँ आपको कि आपकी तैयारी कैसा है। पित्जर पुरस्कार, पित्जर पुरस्कार, पित्जर पुरस्कार, पित्जर पुरस्कार बता दो। तो पित्जर पुरस्कार आपको याद रख लेना है कि यह आर्किटेक्ट के संबंधित क्षेत्र में देता है, यानी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। किस के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, पित्जर पुरस्कार। अच्छा, पित्जर पुरस्कार का प्रथम विजेता पूछेगा कौन था, तो याद रखना कि पित्जर पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन था। तो प्रथम विजेता व्यक्ति था बालकृष्ण दोषी। कौन था, बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी आप लोग लिख लीजिएगा। और इसको कब ये जीता था, 2018 में। कब जीता था, 2018 में बालकृष्ण दोषी जीता था। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबका क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूं, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर हो सके। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKI इतिहास की DUNIYA 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहां से वीडियो का क्या ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।